अस्सलामुअलैकुम। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से मुल्क के 2 ही बड़े मसले हैं, मुआशी बहरान और अमनो अमान, और इसकी आबियारी कर रहा है सियासी अज़म इस्तेहकाम। मसाइल का ये ताल्लुक इतना गहरा हो चुका है कि हाथों की लगाई गिरोहों को दांतों से खोलना मुश्किल हो रहा है। 3 अरब डॉलर के हुसूल के लिए IMF नाको चने चबवा रहा है और इस दौरान गैर यकीनी के बायस मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल की किल्लत हो गई है। दवासाज कंपनियां पैदावार बंद करके सनती खाम माल के लिए डॉलर्स दस्तयाब नहीं है, जबकि दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से हर माह 15 करोड़ डॉलर अफगानिस्तान मुंतकिल होते हैं, जिससे अफगानिस्तान जैसा मुल्क फ़ायदा उठा रहा है। वो अफगानिस्तान जिस पर तिजारती पाबंदियां हैं, वो अफगानिस्तान जिसकी तालिबान हुकूमत को दुनिया में कोई तस्लीम नहीं कर रहा, वो अफगानिस्तान जिसके ज़र मुबादला के ज़खायर अमरीका ने फ्रीज कर रखे हैं, मगर उसके बावजूद गुज़िश्ता 1 साल से अफगानी करेंसी दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग करेंसीज में शुमार हो रही है। रुपए के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा कदर की हामिल है। एक नुक्ता नज़र से अगर आप देखें उसको, यानी इसका एक जो दूसरा पहलू है उसको देखें, तो पाकिस्तान से जो डॉलर वहाँ जा रहे हैं और उसके बदले वहाँ से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं और माजी की गलतियाँ जो हैं हम उसको दोहरा रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि माजी से सिर्फ इतना सीखा है कि आगे भी कुछ नहीं सीखना। आज की सियासी तरजीहात ज़रा अगर हम देखें, हुकूमत पहले PTI के इस्तीफे लेकर बैठी रही, सियासी ज़रूरत बदली तो कबूल कर लिए और अब APC में इंगेज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ PTI है जो इम्पोर्टेड असम्बली में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मफाद बदला, मामलात बदले, तो कबूल इस्तीफ़ों के खिलाफ स्टे ऑर्डर लेने अदालत चली गई और जो मिल भी गया। अब एक जानिब इमरान खान साहब की नाअहली की ख्वाहिश पाई जाती है, तो दूसरी जानिब जेल भरो तहरीक की धमकियां। आज वजारत दाखिला और वजारत दिफा ने दहशतगर्दी के पेश नज़र इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब वजारत दिफा के पास फंड्स नहीं हैं, जबकि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि तमाम मसाइल का हल आवाम के फैसले से ही मुमकिन है। इन्हीं तजादात, मफादात और तरजीहात को लेकर आज मैं आदिल अब्बासी हाजिर हूँ पावर पॉलिटिक्स में। खान साहब की नाअहली ड्यू है 99%। कैसे इलेक्शन को आगे ले जाएंगे? इलेक्शन मुमकिन नहीं है ना। दिखाते हैं दायां हाथ, चलाते हैं बायां हाथ। मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए, ये इलेक्शन कोई खेल नहीं है। ये नई पार्टी बनाने जा रहे हैं पेट्रियट, ये चाहते हैं मैं हेड करूं। जी, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक अहमद खान साहब, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और फ़र्रुख हबीब साहब साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मलिक अहमद खान साहब, ये बताइएगा कि जो मुआशी सियासी सिक्योरिटी बहरान और ये सब बातें जो हमारे सामने आ रही हैं, जिसका एक रीज़न ये दिया जा रहा है कि जिसकी वजह से इंतखाबात जो है वक्त पे नहीं हो सकते, और अगर खुदा न खास्ता हालात अक्टूबर में इससे ज़्यादा ख़राब हो गए तो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि फ़िलहाल हमें ये ठीक होने की होप भी नहीं दिखाई दे रही। क्या समझें हम कि जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप 90 डेज़ के अंदर अंदर इंतखाबात कराएंगे, ये अगर नहीं करेंगे तो गैर आइनी इक़दाम होगा, ये आर्टिकल 6 भी लगेगा, तो क्या गौर हो रहा है आप लोगों की तरफ से कि नहीं कराने या कुछ बातचीत हो सकती है? जी शुक्रिया। देखें भाई साहब, मसला क्या है? मसला ये है कि बातचीत तो होनी चाहिए, बातचीत से कौन इनकार कर सकता है। और ये आदिल, मैं आपसे एक बात कहूँ कि अगर बातचीत नहीं होती तो फिर वो सियासत का जो रास्ता है वो ज़्यादा नाहमवार हो जाता है। तो बातचीत तो होनी चाहिए और इसी बातचीत में ये देखना चाहिए और इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि जी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करने हैं, ठीक है, आइन में ये लिखा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, इसमें कोई कलाम ही नहीं है। लेकिन वो इंतखाबात ज़िमनी इंतखाब नहीं है, वो जनरल इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन भले सूबे का हो, और जब सूबे में जनरल इलेक्शन हो रहा होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत भले वफाकी हो या सूबे की हो, दोनों एक नहीं। ये भी आइन कहता है कि वो निगरान होंगी। ये मुमकिन नहीं है कि आप वफाकी हुकूमत पूरी अमलदारी के साथ बैठी हो और आप कह रहे हो कि जनरल इलेक्शंस में जाना है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार
बाई इलेक्शंस की हद तक आइन ने तजवीज़ किया हुआ है कि उसमें और उसके सबऑर्डिनेट जो लॉज हैं या इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उनमें वो कुछ कदगन लगा लेते हैं मालिक साहब, और वो गवर्नमेंट फंक्शनरीज को कहते मालिक साहब, अगर हम आज के प्रोग्राम में जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं भरपूर आपको इजाज़त दूंगा। मैं एक सवाल भी आपको देना चाह रहा हूँ, एक ज़िमनी सवाल भी ले लें कि आज हम अगर इस प्रोग्राम में ये फैसला करें कि पहले तरजीहात तय करें कि क्या सेंसस मसला है, दहशतगर्दी मसला है, इकोनॉमी मसला है, या फिर वफाक और सूबों में अलहदा हुकूमतें होना और इंटरिम हुकूमत ना होना, ये मसला है, असल मसला क्या है, या इससे भी बड़ा कोई मसला है? आदिल, अगर आप मुझे इजाज़त देते तो मैं आपसे बात करता ना। देखें, लेट से आप इसको वन बाय वन ले लें। पहले उस बात को ले लें जो बात मैं आपसे जो अर्ज़ कर रहा था कि ये स्कीम ही फ्लॉड है। यानी अगर आप कहें कि जो पहले सूबों में इलेक्शन हो रहे हों उस वक़्त वफाक की हुकूमत उसकी पूरी अमलदारी हो, और फिर उसके बाद जब कौमी असम्बली के जनरल इलेक्शंस हो रहे हों तो तब दो सूबों के अंदर दो मुख्तलिफ हुकूमतें बैठी हों, भले वो किसी पार्टी की हों। तो ये तो बुनियादी तौर पे एक डिसअरेंजमेंट है। ये तो एक ऐसा तनाज़ा है कि जो इंतखाबात को मज़ीद मुतनाज़ा कर देगा। मुतनाज़ा इंतखाबात जो भी इंतखाब शुरू भी नहीं हुए और उसके ऊपर इतने आपके ख्याल में इसके साथ आगे ठीक है। नहीं, मुझे अलाउ मी, मैं ये थोड़ा सा आपसे, कभी आपको पता है मैंने कभी ऐसे नहीं किया। जी जी जी, हाँ प्लीज़, हाँ नहीं, मुझे सिर्फ जस्ट अलाउ मी क्लियर मिनट। अब जब आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये लिखते हैं कि आप हमें इतने पैसे भेजें, तो उसमें आप उनसे एडिशनल ग्रांट, उनसे एडिशनल फंड्स की रिक्वायर करते हैं कि अगर बाई इलेक्शंस के लिए आपको इतने अरब रिक्वायर्ड हैं, उसके बाद एक सूबे के जनरल इलेक्शंस के लिए इतने रिक्वायर्ड हैं, दूसरे सूबे के लिए इतने रिक्वायर्ड हैं, और वो बिल 81 अरब तक चला जाता है या 100 अरब तक चला जाता है, और वो स्प्रेड आउट होता है ओवर द पीरियड ऑफ 8 to 9 months। तो वो ठीक लिखती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। और अगर ये डिप्लॉयमेंट की बात आती है, जब इनकी अभी रिसेंट पास्ट के अंदर हमने देखा कि ये दहशत गर्दी के वाक़यात, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को उनसे महफूज रखे, इस पर बलाए सियासत, बलाए अपने जितने डिफरेंसेस हैं उनको छोड़कर सारी कौम को मिलकर यकजहती के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए। ये कैसा अफरीत है जिससे मैं, आप, आपके मेरे बच्चे, ये मुल्क, सब लोग हम इससे परेशान हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात। उसके ऊपर कोई एक ऐसा रिजॉल्व और कंसेंसस आना चाहिए विदाउट ऑल पॉलिटिकल रीजंस एंड डिवाइड्स। मैं फ़ारूक से दरख्वास्त करूँगा अपनी पार्टी में बात करें कि इस मसले को हल करने के लिए बिल्कुल एक यूनिफाइड वॉइस आनी चाहिए। इलेक्शंस पर भी बातचीत करनी चाहिए, देखना चाहिए, बैठ के देखना चाहिए कि कैसे गैर मुतनाज़ इंतखाबात होते हैं, कैसे बेहतर तरीके से नतीजा निकलते हैं। फारूक हबीब साहब, वो कहते हैं कि ये 4 पॉइंट्स भी हैं, साथ में वफाक सूबों में अलहदा हुकूमतें होंगी, चाहे वफाक के हों या इधर हो, और तीसरी बात ये कि वो कहते हैं टेररिज्म जैसा मसला जो हमारे सामने फंड्स हैं टेररिज्म में, तो हम इस वजह से जो है वो नहीं कराना चाहते। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बात आपकी ठीक है कि आइन के अंदर लिखा है कि जी 90 दिन के अंदर जो है इंतखाबात हो जाने चाहिए। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि ये जो हुकूमत है, ये जो कायम हुई है, इन्होंने किस पली के तहत ये 10 महीने पहले आदिल ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी? आप बता दें मुझे। इक़्तिदार में इसी पली के तहत आए थे कि इन्होंने आइन का रास्ता लिया। इन्होंने कहा जी कि हमने अदम एतमाद ले हैं, हम आइन की फलानी शिक के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, और उसके तहत अदम एतमाद कामयाब करवा कर हम इमरान खान की हुकूमत को हटा रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं, अब आइन क्या कह रहा है? आइन कह रहा है 90 रोज में इंतखाबात करवाने, और 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए रियासत के हर ऑर्गन ने इलेक्शन कमीशन की मदद करनी है। ये नहीं हो सकता कि फाइनेंस डिवीजन उठ के ये कह दे कि मेरे पास देने को पैसे नहीं है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री ये कह दे कि हमारे पास आपको फराहम करने के लिए इंतखाबात के पुरअमन इनेकात के लिए, साफ शफाफ इंतखाबात के लिए हमारे पास देने को जो है वो सिक्योरिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप आइन को तोड़ रहे हैं, आप इंतखाबात करवाने से भाग रहे हैं। ये किसी सूरत भी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता, और मैं ये समझता हूं कि इस किस्म की कोई गुंजाइश भी नहीं है। ये इफ एंड बट्स, इधर उधर की बातों में तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। दहशतगर्दी की बात करते हैं, दहशतगर्दी से निमटना है, सबने निमटना है, पूरी कौम का रिजॉल्व है। लेकिन आप ये बताएं कि जो इस मुल्क के अंदर पिछले 10 माह से जो हुकूमत कायम है, आज भाई आटा 160 रुपए किलो हो चुका है।
आज लोग बेरोजगार हैं। अगर आप इस अदम इस्तेहकाम को नए इंतखाबात के जरिए खत्म नहीं करते तो मुझे बताएं और कौन सा आपके पास हल अच्छा, अब मौजूद दो है? बातें हैं फारूक साहब कोई आपके हल सामने। नहीं। एक 10 माह बात यह है कि आपने एक तो गुजार लिए। अदालत है जहां से आप रिलीफ तलाश कर रहे हैं, अदालतों से आपकी तवक्कुआत है। दूसरी तरफ हुकूमत है जिससे आप डायलॉग करके ये हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है, या कोई तीसरा रास्ता भी मौजूद नहीं है? देखें आदिल, हुकूमत का जो मामला है, मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने तो वक्त जाया कर दिया ना। जब हम अपना मार्च लेके रावलपिंडी पहुंचे हैं, इमरान खान के ऊपर उससे कबल कातलाना हमला हुआ, इन्होंने कहा जी हमने इंतखाबात के ऊपर बात नहीं करनी। इमरान खान साहब ने तो इनको मौका फराहम किया था उस टाइम फ्रेम में भी, आए बैठ के नए इंतखाबात में एक वक्त का तयन कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने मौका जाया कर दिया। अब देखें कोई कौंसलर की सीट नहीं छोड़ता भाई। हमने 2 सूबों की हुकूमतें अपनी खत्म कर दी हैं, तहलील कर दी हैं। अब आईनी रिक्वायरमेंट है, उस आईनी रिक्वायरमेंट से जो रूहगर्दानी करेगा, जो आइन को लेकिन अब तोड़ेगा, मसला ये उसके है ना ऊपर कि आर्टिकल फारूक 6 साहब, लगेगा। मसला ये अब जब इदारे इनको ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन को भी जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्शन कमीशन को अगर 14 अरब के फंड चाहिए, फाइनेंस नहीं दे रहा, अगर रेंजर्स डिप्लॉय करनी है, आर्मी डिप्लॉय करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं दे रही, इंटीरियर मिनिस्ट्री आईजीज कह रहे हैं हमारे पास नहीं है फोर्स पूरी, हमें इधर उधर से जीबी से, कश्मीर से, इधर उधर से लानी पड़ेगी। तो कैसे इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबात करा सकेगा अगर इदारे हाथ उठा लेंगे? आदिल, जब प्री प्लान हो ना, मनसूबाबंदी हो, जब खौफ नजर आ रहा हो, इंतखाबात में शिकस्त नजर आ रही हो, तो फिर तमाम चीजें मैनेज हो जाती। अच्छा, आगे ख्याल में सब मैनेज। मैं जरा फारूक साहब ये मैं जरा हाँ सेकंड दे देना, हाँ, 10 सेकंड दे दें। कर लें। अगर निगरान सेटअप में निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी लग सकते हैं, जो कि बतौर जरदारी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर हालिया लंदन की मीटिंगों में भी शामिल रहे हैं। आज से 2 माह पहले मलिक साहब को बखूबी पता है मैं जिसका हवाला दे रहा हूँ। तो मुझे आप ये बताएं कि फिर सब कुछ प्री प्लान चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। मलिक साहब ये बताइएगा कि अगर आप करने से दूर किया जा रहा है। राइट, मलिक साहब वो कहते हैं जी आप करा रहे हैं ये इंटेंशनली, क्योंकि इस तमाम महकमे तो आपके मातहत हैं और अगर आप प्लानिंग से ये सारा कुछ कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स, मगर हम जो है वो इससे पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा आईनी मुतालबा है और आईनी मुतालबा ही डोमिनेट करेगा। आज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो हैं उन्होंने भी कहा है तमाम मसाइल का हल तो अवाम के फैसले में है। इस वक्त हुकूमत की क्या इस पर पोजीशन है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि वो एक सेंस तो आ रहा है कि जो जवाब आपने दिए हैं उनकी बुनियाद पर इल्तवा अदालतों में शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, और तहरीक इंसाफ की एक्सपेक्टेशंस भी अदालतों से ही है। वो आपकी गवर्नमेंट कैसे? नहीं देखिए आदिल, मैं इस बहस में जवाबुल जवाब नहीं हूँ। मैं बिल्कुल किसी के ऊपर कुछ अलेज करने को तैयार नहीं हूँ। मैं किसी के ऊपर कोई बात इस तरह से करने को तैयार नहीं हूँ कि आपके प्रोग्राम की पूरी हैयत बदल जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आईनी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि आप ये कहते हैं, लेट्स से मैं एक आपके गौर के लिए और आपके नाजरीन के लिए एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तारीख़ में 1973 के आइन के तहत 2 मरतबा इंतखाबात मुतय्यन करदा वक़्त के अंदर नहीं हुए, चाहे रीज़न कोई भी हो। वो रीज़न आप भले से कुछ भी कह लें, लेकिन नहीं हुए। उसके नतीजे में क्या हुआ? कोई सज़ा तो नहीं हुई किसी को। इलेक्शंस उस टाइम फ्रेम में नहीं हुए, चाहे वो फ्लड्स की रीज़न थी, चाहे वो मोहतरमा शहीद की शहादत का वाक़या था, मुतय्यन करदा वक्त में नहीं हुए। आइन ने यह तजवीज़ किया आर्टिकल 254 में कि अगर एक काम मुतय्यन करदा वक्त के अंदर नहीं होता तो उसके नतीजे में वो इनवैलिडेट नहीं हो जाएगा। सो ये आइनी बहस पहले तय होनी है, ये बात हम तय करेंगे। जो 105 में 90 रोज़ की बात है ये दुरुस्त है और ऐसी है और ऐसे होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी लाजिम है, कि अगर आप 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने की बात करते हैं तो आप 3 चीज़ों पर गौर करें। नंबर 1, आपके मुशाहिदे में होगा कि 1985 के, 88 के, 90 के और 93 के इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ तारीख़ों में होते थे। यानी पहले 2 रोज़ पहले कौमी असम्बली का इंतखाब हो गया, जी हाँ, और उसके बाद फिर सूबाई असम्बली का इंतखाब 3 रोज़ या 2 रोज़ के बाद होते थे। तो उस पर जो इलेक्शन वॉच डॉग्स थे उन्होंने ये कहा कि जब आप कौमी असम्बली के इंतखाब कराते हैं मुख्तलिफ तारीख़ों पर,
और सूबाई की अलहदा तारीख पे, तो फिर जो पार्टी कौमी में जीती होती है वो सूबों में इन्फ्लुएंस कर जाती है और वोटर इन्फ्लुएंस हो जाता है। हमने वो सफ़र तय किया और ये तय किया कि एक ही तारीख पे होनी चाहिए इन ऑल फेयरनेस ऑफ थिंग्स। इसकी तारीख मौजूद है। अच्छा सर, फिर उसके बाद ये ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तो उन हालात में ना मलिक साहब, जब हालात, अब आपने एक कायदा, एक कानून तय कर लिया कि जी अब हम इलेक्शन ऊपर नीचे दोनों एक साथ कराएंगे और ये अच्छे हालात में है कि जब टाइम पूरा होगा, टेन्योर पूरा होगा। अब एक मखसूस हालात है ना, पहली दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गवर्नमेंट जाती है। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई वज़ीर आज़म वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इस तरह गए हों। तो जब वो गवर्नमेंट जाती है, एक मखसूस हालात पैदा हो गए जहाँ पर माशी और दहशतगर्दी के या दीगर फ्रंट्स पे चैलेंजेस आए। वहाँ पर पोलराइजेशन भी तो एट पीक चली गई है ना। अब तो पॉलिटिकल राइवलरीज हैं, एडवर्सरीज हैं। अब तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और आइडियोलॉजी का डिफरेंस नहीं रहा, अब तो दुश्मनी में कन्वर्ट हो गया है। ये आप 254 की बुनियाद पे कितना और डिले कर सकेंगे या कोई टाइम भी देंगे? मोहतरमा की शहादत के बाद का जो वाक़या है उसमें कुछ महीनों बाद इलेक्शन हो गए, फरवरी में गालिबन 2-3 महीने बाद हो गए। तो कितना उसके अंदर जो है वो डिले हो, कोई टाइम तो होगा ना? देखिए आदिल, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इसमें दो बातें ज़रूरी हैं। पहली बात यह है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस हुकूमत में उनके पास सिंगल मेजॉरिटी नहीं थी। अगर उनके साथ अलाइज ना होते तो उनकी हुकूमत नहीं बन सकती थी। तो वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का अरेंजमेंट था ना, यानी इमरान साहब की पार्टी को सियासी जमातों की हमायत मिली तो उनकी हुकूमत कायम हो गई। ठीक है। और जब उन सियासी जमातों की हमायत उनसे विड्रॉ हुई तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की अरेंजमेंट है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब हम लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि देखें, आपने इंतखाबात को मुतनाज़े नहीं होने देना। इंतखाब वो होना चाहिए जिसकी बुनियाद पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद तय करें। अब मैं भी एक कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी हूँ। मेरे पे अगर इमरान साहब की पार्टी अपनी टर्म डिक्टेट करेगी, अपनी हुकूमत डिज़ोल्व करने का उनके पास इख्तियार था, उन्होंने डिज़ोल्व कर दी, ठीक है, राइटफुली सो। अगर कर दी, बेशक मेरे पास उसके लिए बड़े ये मेरी इस पर बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि एक्सट्रीनियस फैक्टर्स के तहत अगर लीडर ऑफ द हाउस डिसोल्यूशन करेंगे तो वो डिसोल्यूशन अप्रोप्रिएट नहीं होगी, लेकिन हो गई। 2 सूबों में हुई, केपी में भी और पंजाब में भी। एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब इज़ ऑन रिकॉर्ड, नॉट वंस ट्वाइस, कपल ऑफ टाइम्स, कि मुझे जो इमरान कहेंगे मैं वो करूँगा। यानी वो उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी अलाई के हेड के तौर पर उनको जो डायरेक्शन थी उस पर अमल था। जिद में है आइन की, लेकिन ठीक है, हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि आपने अगर इंतखाब की तरफ जाना है तो एक तो ये इंतखाब फ्री, फेयर और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, जिसके नताइज तस्लीम होने चाहिए। मुल्क के लिए ये ज़रूरी है। भले से मैं हारूं, मेरे में इतनी ग्रेस होनी चाहिए, या मैं जीतूं तो मेरे में इतनी ग्रेस होनी चाहिए तस्लीम करें कि मैं कलेक्टिविटी के साथ आगे जाऊं। इसके साथ ये ज़रूरी नतीजे को तस्लीम करूं, और इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप इलेक्टोरल फ्रेमवर्क को डिस्टर्ब ना करें। इलेक्टोरल फ्रेमवर्क में गुंजाइश ही नहीं है कि आप सूबों में हुकूमत कायम हो और आप वफाक का इलेक्शन कराएं। हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। इसको कौन रूल करेगा? जवाब लूंगा। फारूक साहब से मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ये मैं आपसे अग्री करता हूं कि इलेक्शन के नताइज, इलेक्शन एक दफा तय हो जाए और इलेक्शन हो रहा हो, फिर उसके नताइज ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने चाहिए, करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक गरीब मुल्क है। ये बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल तो नहीं हो सकता ना। तो जो भी इलेक्शन का मैकेनिज्म, कोई भी अंडरस्टैंडिंग अगर होती है तो वो उसको लेटर इन स्पिरिट में एक्सेप्ट किया जाए। मैं दैट आई एग्री विद यू, आप ठीक कह रहे हैं, चाहे कोई हारे या जीते। एक ब्रेक लेंगे, वापस मैं जरा फारूक साहब से ये जो मलिक साहब ने बात की इसका भी जवाब लेते हैं, लेकिन ये भी पूछेंगे कि जब आपके पास असेंबली में आप मौजूद थे तो आपको क्या जरूरत थी इस्तीफे देके बाहर निकलने की? इसको आपने जाली असेंबली भी कह दिया, इंपोर्टेड गवर्नमेंट भी कह दिया, फिर इस्तीफे देने के बाद अब आप अदालत के चक्कर लगा रहे हैं कि जी जल्दी से हमारे इस्तीफे वापस हों तो हम इंतखाबात की तरफ जाएं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इन चीज़ों की तरफ दोबारा गौर करें। सवाल ये पैदा होता है कि असेंबली के अंदर रहकर भी तो ये लड़ाई लड़ी जा सकती थी और इन्हें टफ टाइम दिया जा सकता था। ये बाहर निकल के क्यों किया गया, फिर दोबारा अंदर, और अब अंदर नहीं आया जा रहा? एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात होगी।
जी फारूक साहब, ये जो हिकमत अमली है आपकी भी, कभी इस्तीफे, कभी असम्बली के अंदर जाना, कभी आप लोगों का जेल भरो तहरीक फिर रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना, कभी एहतजाज के लिए सड़कों पे, कभी कहना नहीं अब हम दोबारा से वापस मतलब इस स्ट्रैटेजी से निकल कर आपको ये तो समझना पड़ेगा कि सिर्फ मर्जी से तो आप असम्बली के अंदर नहीं जा सकते ना, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है और नुकसान और नफ़ा भी है, चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जब कल आप भी अगर पावर में आ गए तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस, ये इशू तो वहीं पे रहेगा। अगर आपने पावर में भी आना है तो डायलॉग तो बहरहाल पॉलिटिकल फोर्सेस से करना होगा ना, कि कल ये आपके लिए वो हर्डल्स क्रिएट ना करें जो आज आप इनके लिए कर रहे हैं। क्योंकि IMF से किए हुए जो मुज़ाकरात हैं आप लोगों के, हफीज़ शेख साहब ने और शौकत तरीन साहब ने जो कमिटमेंट्स दी थी वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। पॉलिटिकली तो आप सेफ हो गए, लेकिन इकोनॉमिकली मुल्क को उसका नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान ये भी उठा रहे हैं, वो कल आप भी उठाएंगे। नहीं, देखें, पहले तो हम अपने जो फैक्ट्स हैं उनको करेक्ट कर लेते हैं। देखें मामला क्या है। मामला यह है कि इनको 10 माह मिल गए, पूरे 10 माह मिले, इनके साथ सारे तजर्बाकार लोग भी शामिल हो गए, सारी जमातें भी साथ शामिल हो गई। अब मुझे आप ये बताएं, इनको किसने रोका था मुल्क को ठीक करने से? इमरान खान के खिलाफ जिस दिन अदम एतमाद जमा हुई, $16 बिलियन के रिजर्व मौजूद थे, मुल्क को बैंक डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं था। आज आपके पास $3 अरब के रिजर्व हैं। हमारे दौर में बरामदाद ऊपर जा रही थी, ये सागदार ने तस्लीम किया है। तरसीलात ज़र $32 अरब पे थी, बरामदाद $32 अरब के ऊपर थी। 2600 अरब रुपया किसान की जेब में इजाफी गया था। महंगाई 12% के ऊपर थी। आज फूड इन्फ्लेशन आदिल आपको पता है 45% पे पहुंच गई है। पिछले साल की बनिस्बत इस साल हाईएस्ट ऑफ 48 इयर्स, लास्ट 48 इयर्स हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। हाईएस्ट 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड जो है वो टूट गए हैं। कपड़े बेच के इन्होंने गंदम सस्ती करनी थी। ये आप इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े जो वादे, लेकिन मसला ये है ना कि देखें क्विक फिक्सेस तो इकोनॉमी के कोई भी नहीं है ना। ये 9 महीने में वो क्या कर सकते थे जो आप 3.5 साल में नहीं कर सके, उससे पीछे 10-20 साल नहीं हो सका पाकिस्तान में। इकोनॉमी के क्विक फिक्सेस तो नहीं है हमारे, हमें तो इस पे बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। बिल्कुल, सुन लेना, देखें बिल्कुल ऐसा, देखें हमें जहां इकोनॉमी मिली थी, हमें तो इनको कोरोना का सामना तो नहीं करना पड़ा, टड्डी दल का सामना तो नहीं इनको करना पड़ा, भारत के साथ बॉर्डर्स पे टेंशन का सामना तो नहीं करना पड़ा। हमने उन तमाम चीजों के बावजूद इकोनॉमी को संभाला, बरामदाद इनसे ऊपर लेके गए, ये $24 अरब के ऊपर छोड़ के गए थे। क्यों हो गया ये सब कुछ? क्योंकि हमें NRO नहीं लेना था, हमें करप्शन में अपने मुकदमात माफ नहीं करवाने थे। यहां तो नैब तरामीम करके अपने मुकदमात भी माफ करवा लिए गए। यहां मुखालिफिन के घरों में दरवाजे तोड़ते हैं, 4 बजे दाखिल होते हैं, गिरफ्तार करते हैं, FIR बाद में आती है, कपड़े उतारते हैं, बरहना करते हैं, तशद्दुद करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मुंह पे कपड़ा डाल के अदालतों में लेके जाते हैं, तस्लील की जाती है, सहाफियों के जेलों में डाला जा रहा है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। मुझे आप देख लेना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो तबाह किया ही किया, पाकिस्तान का जो आइन का कानून का स्ट्रक्चर है उसको भी तबाह कर दिया। सर मगर अब मसला ये है सिर्फ इस जिद के ऊपर कि इमरान खान को किसी तरीके से इमरान खान का रास्ता रोक लें। इमरान खान के ऊपर तो कातलाना हमला भी हो जाता है, उनकी तो जान लेने की कोशिश की जाती है। ओके सर, देखें अब मसला ये है कि देखें अगेन वही बात है कि 6% ग्रोथ पे ये भी कहते हैं हम छोड़ के गए थे, और आप कहते हैं हम भी जो है वो 5.5% पे छोड़ के गए थे, 6% पे छोड़ के गए थे। मसला तो सस्टेनेबिलिटी का है कि आप सस्टेन कितना कर सकते हैं। ये गए, आपने बताया इकोनॉमी 1.5 पे चली गई, आप आए, ये आए, अब दोबारा इन्होंने बताया कि आपने वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। आप इनको कहते हैं, ये आपको, इसका मतलब हम 6% ग्रोथ तो कर सकते हैं, सस्टेन कैसे करें? बहरहाल इकोनॉमी को इस वक्त ज्यादा ज़ाहिर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो आपने एतराज़ात किए वो जरा मलिक साहब से इसका जवाब ले लो। वो कहते हैं जी 9 महीने आप कर लेते ना चीज़ों को ठीक। मलिक साहब वो कहते हैं आप तो ठीक करने आए थे, आपने दुनिया की हर चीज़ पहले से कई गुना ज़्यादा महंगी कर दी, जो बात दुरुस्त भी है, और आप लोगों का पॉलिटिकल सर्वाइवल खतरे में पड़ा हुआ है उसकी वजह से। देखिए आदिल, मैं फ्रैंकली मैं इस बात को ये समझता हूँ कि जो फॉल्ट लाइन है हमारी पॉलिटिक्स की, वो हम जब बात करते हैं तो हम मईशत के वो बुनियादी जो हमारे मसाइल हैं उनको बुनियाद बनाकर हम गवर्नमेंट्स को और उनकी परफॉर्मेंसेस को, यानी अगर आज मेरी हुकूमत है और मैं पिछली हुकूमत पर ये बात करता हूँ कि ये उनकी वजह से ऐसा हुआ, तो फॉल्ट लाइंस वहीं रहती हैं, फॉल्ट लाइंस करेक्ट नहीं होती। अब इकोनॉमी की बात तो आप ये करें कि दो ही मसाइल है ना। पहला मसला है कि आप या स्टेबिलिटी परसू करें,
जब इमरान आए, उनकी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने ये रिजॉल्व का इजहार किया कि हम स्टेबिलिटी को परसू करेंगे। जब स्टेबिलिटी इकोनॉमी में परसू करने के लिए उन्होंने कुछ 2-3 साल काम किया, उसके बाद फिर उनकी जो चेंज ऑफ फाइनेंस की टीम की हुई तो उन्होंने ग्रोथ को परसू करना शुरू कर दिया। अब नीदर स्टेबिलिटी से वो नताइज मिले और ना ही ग्रोथ की परसूट में वो नताइज मिले। अब जब हमारी हुकूमत आई तो हम एक इंटेंगल्ड थे उन चीज़ों पे जो कि फॉल्ट लाइंस हैं बेसिकली। और वो फॉल्ट लाइंस क्या हैं? मैं और आप एज ए नेशन आज तक ये रिजॉल्व नहीं कर सके कि हमने अपनी जो तरसीलात हैं या अपने जो अहदाफ हैं टैक्स की मद में, या हमने और आपने अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल अपने रिसोर्सेज के साथ कैसे करना है, वो बात तो वहीं सर। अब मैं इमरान ने पहले आकर कहा कि डेट जी ओके सर, वी आर रनिंग टाइम, अगर 30 सेकंड्स अब इलेक्शन का मुझे सर बता दें सिर्फ जरा कि क्या अक्टूबर से भी आगे जाएंगे या नहीं, क्योंकि मैंने सेगमेंट क्लोज देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन ज़्यादती अपने मुखालिफिन के साथ हो सकती थी 6 साल, बदतरीन ज़्यादती 3.5 साल 4 साल इमरान की गवर्नमेंट में इस तरह से हुई, उसका कोई अशरे अशीर नहीं मिलता। अगर कल आमिर डोगर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमला करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? उनको गिरफ्तार ही किया जाएगा। अक्टूबर से आगे जाएंगे कि नहीं? हमारी जेल भरो तहरीक का हिस्सा है। कैसी बात है? देखिए मैं नहीं समझता। देखिए आदिल, मैं ये चाहता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में कोई एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को तय करें, बना ले। ठीक है, राइट सर। मैं वक्त की कमी की वजह से राइट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं वक्त की कमी की वजह से माजरत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मलिक अहमद खान साहब और फरूख हबीब साहब मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ FBR के फॉर्मर चेयरमैन शब्बर जैदी मौजूद होंगे। उनसे ज़रा बात करेंगे कि ये जो IMF के साथ मुज़ाकरात और मुआशी सूरत हाल है, इस पर क्या बनना है आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक। माशी सूरत हाल पर, IMF से होने वाले मुज़ाकरात पर, पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल पर बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। उनसे कुछ और अहम मामलात पर बात। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर ये बताइएगा, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिन पॉइंट्स पर आज पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात अब कंक्लूड होने हैं, जो सूरत हाल बन रही है, इस पर आपका क्या इस वक्त मजमूई तासुर है, जो इस वक्त तक खबरें बाहर आ रही हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं? पाकिस्तान के साथ जो IMF की डिस्कशन जारी है, और जो मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छी पोजीशन पर अभी आज की जो मीटिंग कंक्लूड हुई है, वो अभी तक मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लिए बहुत कोई खुश आइन चीज़ है। मगर ये ज़रूर है कि प्रोग्राम कंटिन्यू होने जा रहा है, और और हम इसके बाद अपना एक उस IMF प्रोग्राम में को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपको इस पूरी बात को इस तनाजुर में समझ सकते हैं कि आप इसको ये समझें कि ये IMF के प्रोग्राम की आखिरी ट्रांच है एज पर लॉ, मगर रियलिटी में ये आखिरी ट्रांच नहीं है अब ये, बल्कि ये इस वक्त अगले 5 साल प्रोग्राम की पहली ट्रांच है। तो हम अगले 5 साल तक IMF में जा रहे हैं। दुनिया के जो फाइनेंशियल मॉडल ऑफ कंट्रीज हैं, उसमें IMF एक अस्पताल है, इलाज नहीं है। पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि IMF में जाने से पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल हल हो गए। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान के में IMF में जाने से पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल का सोल्यूशन के लिए दाखिला हुआ है। अभी मसाइल हो सकता है हल नहीं हो, और हो सकता है कि डॉक्टर ये डिसाइड कर ले कि ये मरीज सही होने वाला नहीं है, इसको खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान हर इंडिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स में एक नाकाम मुल्क है। इसकी नाकामी में हम सारे शरीक हैं। अच्छा सर, अब पहले सेल्स टैक्स पे आ जाते हैं। मुझे बताइएगा, ये बढ़ाना मसले का हल है या FBR की कैपेसिटी को बढ़ाना? बिकॉज आपका एक्सपीरियंस रहा है, चाहे मुख्तसर वक्त के लिए सही, लेकिन ये आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। ये रेवेन्यू
जो है वो एफबीआर को बेहतर कैसे करना है, आपने इसकी लिए कुछ तजावीज़ भी दी थी, और दूसरी सूरत पर जो आवाम पर बोझ डाला जाता है उससे भी किस तरह बचा जा सकता है कि मतलब सिर्फ जो दे रहे हैं उन्हीं पर बोझ ना रहे। ये जो बातें आप कर रहे हैं कि एफबीआर की एफसी बढ़ा दें, रिफॉर्म कर दें, ये बातें कर लें, ये इसकी कोई किसी रिफॉर्म कमीशन बना दें, ये कर दें, वो कर दें, ये सारी चीजें ट्रक की लाल बत्ती है, इसके पीछे कौम को लगा रहे हैं। नहीं तो सर फिर शबर साहब किस तरह होगा अगर रिफॉर्म्स भी नहीं होंगी, 300 रुपए टैक्स एक दुकानदार भी नहीं देगा, रियासत इतनी बेबस भी होगी, फिर रियासत IMF के आगे भी लेटी हुई होगी, रियासत ठेले वाले के आगे भी लेटी हुई होगी, तो फिर रियासत का इन तमाम मामलात को चलाने का मकसद क्या रह जाएगा? मैं बताता हूँ, रास्ता बताता हूँ मैं आपको। मैंने आपको एक रास्ता दिया कि जो भी परचेजेस करेगा 50,000 से ज्यादा उसको आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, याद है आपको? जी जी, वो आपने वो जी तमाम मार्केट्स में वो सेल पॉइंट्स के ऊपर जो है वो नहीं 50,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन पे जो है वो शनाख्ती कार्ड और वो एस्टैब्लिश करना है। नहीं दिया, लोगों ने नहीं दिया ना, ठीक बात कर दे, मसला हल हो जाएगा, खत्म। आपने कहा इलाज क्या है? इलाज बड़ा सिंपल है। आप एक जुमा हफ्ता इतवार को कराची में कर्फ्यू लगाएं। कर्फ्यू लगाने के बाद दुकान नंबर 1 से लेकर दुकान नंबर 100 तक बोरी बाजार की और एल्फिस्टर स्ट्रीट की सब दुकान को खोलते जाएं और उसके मालिक से आप रजिस्टर होते जाए, और अगर नहीं वो रजिस्टर होता उसकी दुकान को हमेशा के लिए सील कर दें और घर आ जाए, खत्म किस्सा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक सिंपल माशाल्लाह एक मिलिट्री ऑर्डर है, 4 जीपें आए और इन सबको बंद करें 3 दिन के लिए जुम्मा हफ्ता इतवार को, और वो जीप यहाँ से शुरू हो और एंड तक जाए। जो दुकान रजिस्टर नहीं होती उसको सील करे, जो रजिस्टर होती है उसको आगे बढ़ाए, मंडे को दुकान खोल दे। अगर ये बंदे का मुतन नहीं बन जाए, मेरा जिम्मा है। तो ये जो फिर मार्केट कमेटीज, फिर एहतजाज, फिर और सारे ये आगे खड़े हो जाते हैं, पूरा बंद करना शुरू कर देते हैं। यार ये तलंगे हैं, इनको तो आधे, इनको दो छित्तर मारेंगे ठीक हो जाएंगे। ये तो 2 छित्तर मारेंगे ठीक हो जाएंगे। आपके ख्याल में इन्हें कोई 2 छित्तर मारने को तैयार नहीं हो रहा, इस वजह से ये जो है वो पैसे टैक्स नहीं दे रहे, रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। ये 4-5 तिरंगे आगे आ जाते हैं, वो बदमाशी करते हैं, इनके पीछे और लोग रहते हैं। ये तिरंगे हैं सब, इनको इसमें कौन सी बात है? अगर एक दुकान खुली हुई है और टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है तो पॉलिटिकल, आप ठीक कह रहे हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाता है ना वहां पर, पॉलिटिकल कैपिटल है लोगों का, वो एक्शन कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती है फिर उनके ऊपर। नहीं है, बदमाशी है, कुछ भी नहीं है, तिरंगे बदमाश लफंगे हैं, क्या है इसमें? ऐसी कौन सी बात है? मुझे आप आवाज मैं कर देता हूँ शाम को, गोली मारे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा, बगैर पूछे उसको अंदर करें। जवाब नए को अंदर कर सकते हैं, गोली मारना जरा ज्यादा हो जाएगा सर, लेकिन यह है कि स्टेट अपनी रेट एस्टैब्लिश करना चाहे तो वो थ्रू प्रोसीजर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ज्यादा? नहीं, मगर दुकानदार को स्ट्रेट गोली तो नहीं मारी जा सकती ना सर, उसको बंद तो किया जा सकता है, गोली कैसे मारे? रजिस्टर नहीं करता तो आप रजिस्टर जेल भेजे, जेल नहीं। अगर रजिस्ट करता है गोली मार दें, अगर रजिस्ट करता है तो गोली मारे, खत्म करें। अगर एक टेररिस्ट ही होता है, टेररिस्ट किसे कहते हैं? टेररिस्ट किसे कहते हैं? या तो रजिस्टर कराए या जेल जाए। अगर कहते नहीं मैं मुजाहिरा करूंगा, फायर करें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या होता है? स्टेट किसे कहते हैं? रियासत किसे कहते हैं? खतरनाक मुआशी सॉल्यूशंस दे रहे हैं सर अब आप। लो, अगर वो रेजिस्ट करता है और लॉ को नहीं मानता, जुडिशियल प्रोसेस के बगैर आप किसी को कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं दे सकते ना सर। अब जरा मुआशी मसला जो हमारे सामने जो दूसरे चैलेंजेस हैं, मैं जरा उस पर भी बात करना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी IMF के प्रोग्राम में बहाली के बाद पाकिस्तान को तकरीबन $7 अरब मजीद चाहिए होंगे। हमें अगले 5 साल में तकरीबन $70 बिलियन रेज करने हैं। नहीं, मैं जून तक की बात कर रहा हूँ, जून तक की बात कर रहा हूँ। जून तक तो आपको तकरीबन 10 से 12 बिलियन रेज करने हैं, कमर्शियल मार्केट से रेज कर, उससे भी ज्यादा होंगे बल्कि। तो हमारी आप कह रहे हैं 10 से 12 अरब डॉलर है, उससे भी ज्यादा होगी। देखिए बात यह है, सुनने मेरी बात, सिंपल आप समझो, पहले थोड़ी सी साइंस को समझ जाओ। पाकिस्तान का कर्जा जो है वो $130 बिलियन है, ठीक है? जो पाकिस्तान का कर्जा है वो $130 बिलियन है, कोई बात नहीं। जो पाकिस्तान का हर साल डेफिसिट आ जाता है, जो उस कर्जे में समझ ले कि आप कोई कर्जा रिपे नहीं करते, उसके बाद भी आपको हर साल तकरीबन कम से कम $10 बिलियन की और मजीद आपको जरूरत पड़ जाती है। ये मिनिमम फिगर बता रहा हूं, ठीक है? तो अगर आप कर्जा अदा भी नहीं भी करें
तो भी आपको $10 बिलियन चाहिए, ऐड हो रहा है आपके हर साल। ये उस बेसिस पर है कि आप कर्जा अदा नहीं कर रहे। अच्छा, अब $10 बिलियन आपको किस भरोसे पे मिलेगा? क्योंकि आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी जीरो हो गई है, क्योंकि आपके पास कोई प्रोजेक्शन ही नहीं है जिसके बेस पर आप आगे आने वाला पैसा ले सकें। इसलिए आपका जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है वो बहुत आगे बढ़ के तकरीबन 100% में चला गया है। मतलब कोई आदमी आपको कैसे पैसे देगा, क्योंकि उसे ये पता है कि ये पैसे रीपे नहीं कर सकते। समझ आई? इसको बोलते हैं डिफॉल्ट, इसको बोलते हैं कंट्री डिफॉल्ट। क्योंकि हमें कोई बंदा पैसे इसलिए नहीं दे रहा कि हमारे पास रीपेमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है। हम उस अपने नए पैसे लेने वाले को जो पैसा लेंगे, पुराने वाले को चले भूल जाएं, वो तो रीशेड्यूल भी हो जाएगा। हम जो नया पैसा लेंगे उसकी हमारे पास रीपेबल कैपेबिलिटी नहीं है। आईएमएफ वाला ये कह रहा है कि आप मेरी अस्पताल में दाखिल हो जाएं, मैं आपको रीपेमेंट कैपेबिलिटी का रास्ता बताता हूं। ठीक है? वो रास्ता उन्होंने कोई नहीं बताया हमें अभी तक। उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है ये कह के कि आपके मुल्क में अगले 5 साल में $10 बिलियन की एफडीआई आएगी। हमारे पास 1 बिलियन की एफडीआई भी नहीं आएगी, तो हम इसलिए डिफॉल्ट में चले जाएंगे। समझ आई बात? हाँ, एफडीआई आईएमएफ हमें प्रोजेक्शन दे रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, लेकिन आप कहते हैं कि हमारे पास 1 बिलियन की भी नहीं आएगी। एफडीआई के आने की उम्मीद जीरो के से भी कम है। आप बम पटाखे फेंकते जाओ, ट्रेडर को पैसे टैक्स नहीं देंगे, पेट्रोल डे लाइट इस्तेमाल नहीं करेंगे, एफडीआई कहां से आएगी? डॉलर 270 में आ जाएगा। तो आईएमएफ ने आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में बेवकूफ बनाया, उन्होंने आपको एक गलत प्रोडक्शन दी, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया और पाकिस्तान के किसी बंदे ने उसे गौर से पढ़ा भी नहीं। थैंक यू सो मच। लेकिन मामला यह है कि एक तरफ यही कहते हैं कि आईएमएफ से पैसे लेंगे तो आईएमएफ की सुननी भी पड़ेगी, और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि आईएमएफ हमें बेवकूफ़ बना रहा है, और आईएमएफ जब बेवकूफ़ बनाएगा तो हमें ये भी सहना पड़ेगा। अगर हमारी अपनी पॉलिसीज़ ही कमज़ोर थी जिसकी वजह से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, तो फिर ये मसला तो हमें दरपेश रहेगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।